बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 3। आपको पता है हमें पाकिस्तान स्टडी समझ में क्यों नहीं आती, हमें हिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती। पाकिस्तान स्टडी इसलिए हमें समझ में नहीं आती, आसान सी बात है, हमारे लिए अजाब इसलिए बनी हुई क्योंकि हमें बैकग्राउंड का पता नहीं होता। आपको 3-4 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। जब तक वो आप नहीं समझेंगे साथ साथ, आपको कभी ज़िंदगी भर पाकिस्तान स्टडी समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान कैसे बना ये समझ में नहीं आएगा। पहली चीज़ जो है वो ज्योग्राफी है। दूसरी चीज़ जो है वो हिस्ट्री है। तीसरी चीज़ है पॉलिटिक्स। अब आप बोल रहे होंगे पॉलिटिक्स मतलब सियासत क्या, इसको भी समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है इसको समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आइन वगैरह आ जाता है, लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, वोट किस तरह से कास्ट किए, सारी चीज़ें आपको जब एक साथ आप लेके चलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऐसे नहीं बना कि आप जो है वो तलवारें लेके या बंदूकें लेके आप चढ़ गए थे इंग्लैंड के ऊपर और उसके बाद आपको जो है वो पाकिस्तान मिल गया था। ऐसी बात नहीं। ये एक आइनी जंग थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल थी, ये वार थी, जो कि हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। यानी कि दलील पे बात हो रही थी। आप किसी के बराबर में अगर रहते हैं, 2 घर आपके बराबर में हैं, आप बराबर वाले घर की जो है ना वो एक छोटे से आगे एक स्पेस गाड़ी खड़ी करने के लिए अगर बोलें कि भाई मैं यहाँ पर आपके एक स्पेस के ऊपर गाड़ी खड़ी कर लूँ, तो वो जो है आपको अपनी जगह पर गाड़ी खड़ी नहीं करने देगा। हालांकि उसको ज़रूरत भी नहीं होगी उस जगह की, बोलेगा नहीं बाबा नहीं। तो आप सोचें ज़रा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है, वो आपको सिर्फ बोलने पर कि भाई ये हमारे 3-4-5 जहाँ पर मुसलमानों की पहले तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है आप आज़ाद करके चले जाएं यहाँ से। कौन? हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों को बोल रहे हैं कि हमें आज़ाद करके चले जाएं। अच्छा, कैसे चले जाएं भाई? फिर दूसरी बात, क्या आज़ाद करके भी चले जाएं? आज़ाद करके चले जाएं तो कब्ज़ा ही क्यों किया था आपके ऊपर? पागल थोड़ी ना थे हम, क्या आज़ाद करके चले जाएं। अच्छा, फिर आज़ाद करके चले जाएं तो हिंदू जो है वो मुसलमान जो है कह रहे थे कि आप आज़ाद भी हम करें और इस तरह से आज़ाद करें कि जहाँ पर हमारे जिन सूबों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उन सूबों को मिला के हमें एक अलग मुल्क भी बना के दें। ये दूसरी डिमांड थी। तो आप ग़ुलाम हैं भाई, आप ग़ुलाम हैं, आप महकूम हैं, आप हाकिम नहीं हैं। हाकिम तो कौन थे? अंग्रेज़ थे। आप जंग भी नहीं लड़ सकते उनसे, ना आप जंग लड़ रहे हैं, ना कोई पिस्टल चल रही हैं, ना गोलियां चल रही हैं। आप ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सारी की सारी चीज़ों को, तब जाके आपको मज़ा आएगा पाकिस्तान बना कैसे है। बहरहाल आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने 1947 में पाकिस्तान बना था, 1947 में। इससे पहले जो है वो क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों को आपको जहन में रखना है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बन गया था। 1947 से पहले क्या हुआ था अगर आपको याद हो? 1857 की जंग आज़ादी हुई थी। इंडियन रिबिलियन इसको कहते हैं, इंडियन रिबिलियन। यानी कि रिबिलियन का मतलब होता है बगावत, हिंदुस्तानी बगावत। मुसलमान और हिंदू भी, अभी के जो इंडियंस हैं सारे, वो इसको जंग आज़ादी कहते हैं।
ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेज़ इसको क्या कहते हैं? अंग्रेज़ इसको कहते हैं कि भाई ये जो है वो गद्दारी है, ये बगावत है, तो उसको इंडियन रिबिलियन कहते हैं, हिंदुस्तानी इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। बहरहाल ये जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी, 1857 की जंग आज़ादी इसको कहा जाता है, और इसमें हिंदुस्तानी हार गए थे और अंग्रेज़ जो है वो जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ, तो ये साथ साथ मैंने बता दिया आपको। उससे पीछे चलते हैं, उससे पीछे जो है वो 1600 से हमने शुरू किया था, 1600 AD से। ये वो टाइम पीरियड था जब इंग्लैंड में एक कंपनी बनी थी। अब ये कंपनी जो ना, एक कंपनी का या कॉरपोरेशन, दोनों का मतलब एक ही है, आप ज़रा इसको भी समझ लीजिए। आप कारोबार करते हैं ना, तो कारोबार के, आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आप खोल लीजिए भाई, आप वन मैन शो हैं, आप दुकान खोलना चाहते हैं परचून की, खोल लीजिए, आपने दुकान खोल ली, कोई मसले की बात नहीं है। आपको नफ़ा होगा नुकसान होगा, आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक किस्म का बिज़नेस तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। आपने दुकानों पे देखा होगा लिखा होता है प्रोप्राइटर, ठीक है, और इसको सोल ट्रेडर भी कहते हैं। दूसरी किस्म का बिज़नेस वो होता है जिसको पार्टनरशिप कहते हैं। एक प्रोप्राइटरशिप हो गया, दूसरा पार्टनरशिप हो गया। इसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कम से कम हद 20 की है जहाँ तक मेरी मालूमात है। इतने पार्टनर जो है वो बन सकते हैं किसी एक कारोबार के अंदर, और आपस में वो मुआहदा कर लेते हैं, वकील को हायर कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने मिलकर ये कारोबार शुरू कर रहे हैं, इसका इतना इतना हिस्सा है, आप हमारे ज़ामिन हैं। वकील को ज़ामिन बनाया, सरकारी नौयत पे उसने एक मुआहदा उनके दरमियान तय पा गया। बहरहाल उन्होंने कारोबार शुरू कर लिया। इसका नुकसान भी ये होगा कि इसमें जो भी आए हैं बिजनेसमैन, वो जो भी 20 के करीब जो पार्टनर हैं, उनको ही नुकसान होगा या उन्हीं को फ़ायदा होगा। अवामुन नास का, देखें, पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको फ़ायदा होता है तो पार्टनर्स को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा तो पार्टनर्स को नुकसान होगा। ये पार्टनरशिप का बिज़नेस हो गया। तीसरा जो बिज़नेस होता है उसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन या कंपनी। बरतानवी ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको कंपनी कहा जाता है, और इसी कंपनी को अमेरिकन जो है वो कॉरपोरेशन कहते हैं। ये किस किस्म का बिज़नेस होता है इसको ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी थी। तो 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, इसका मकसद क्या था? ये मकसद मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तिजारत करना, ट्रेड करना। कहाँ? इंडीज़ में। इंडीज़ कौन सा इलाका है ये भी मैंने आपको बता दिया था नक्शा बना के पूरा, कि ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ के जो इलाके हैं, ये सारे के सारे, इनको जो है वो हम इंडीज़ कहते हैं। बहरहाल इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं अभी वहाँ तो नहीं जा सकता वरना अपने मौजू से हट जाऊँगा। तो बहरहाल 1600 में अब ये कंपनी बनी थी। अब कंपनी होती क्या है ज़रा इसको भी आप समझ लीजिए। कंपनी या कॉरपोरेशन, आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप जो है वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। 50 लाख आपके पास हैं, 50 लाख रुपए आपके पास, आपको और चाहिए, ठीक है, तो आप पब्लिक के पास जाएंगे। देखें, जब आप पब्लिक के पास जाते हैं ना, ज़रा बात को समझिएगा, ऐसे लोगों के पास, अवामुन्नास के पास, तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट का अमल दखल हो जाता है, गवर्नमेंट का अमल दखल हो जाता है। तो पब्लिक के पास कैसे जाएंगे? अब ये भी एक तवील बात है भाई, एक कंपनी या कॉरपोरेशन के अंदर क्या होता है, चलें सुन लीजिए, वरना बात तवील होती जा रही है ना, क्या करूं, मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो गवर्नमेंट का एक इदारा है, आप उनसे कहेंगे जाके, गवर्नमेंट के इदारे से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इसको कहा जाता है, मौजूदा नाम में पाकिस्तान के अंदर भी है। तो आप उसके पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, आप मुझे पब्लिक से दिलवा दीजिए। तो पब्लिक आपकी बात नहीं मानेगी कि आपको उठा के कोई भी अननोन बंदा जो है वो, या अननोन बंदे जो है वो 50 लाख रुपए का आपका मसला हल कर दें। किसी ने आपको 500 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, इस तरह आम पब्लिक जो है वो आपको पैसे देगी और आपके 50 लाख पूरे हो जाएंगे। 1 करोड़ से आप बिज़नेस शुरू करेंगे। जिसने जितना आपके साथ शराकत की है, शेयर आप अपना डाला है, उस हिसाब से जब आप 1 करोड़ से बिज़नेस शुरू करेंगे और बिज़नेस शुरू करके उसका जो मुनाफा होगा, आपने आधे 50% मिलाया है तो आपको मिलेगा, बाकी जिसने जितना मिलाया आपने उसको मुनाफा दे दिया सालाना के हिसाब से।
सालाना, इसको डिविडेंड कहा जाता है। तो बहरहाल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बोल देगा कि ठीक है भाई, आप ज़मानत रखवा दीजिए तो हम पब्लिक से बोल देंगे। तो बहरहाल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो ऑफ पाकिस्तान पब्लिक से बोलेगा अखबार में कि भाई ये साहब हैं, ये बिज़नेस करना चाहते हैं और 50 लाख रुपए इनके पास हैं, 50 लाख रुपए के शेयर्स हैं या सिक्योरिटी है या स्टॉक है, आप इनको कोई भी नाम दे दें, इनके पास हैं, आप जो भी शिरकत इसमें से करना चाहते हैं वो कर लें। कम से कम एक शेयर जो है वो 1000 रुपये का है, तो आप 2 शेयर ले लें, 4 शेयर ले लें, तो उसके बाद आप इस बैंक में इतने पैसे जमा करा दें। इन साहब का बैंक अकाउंट ये है। तो अखबार में आपका नाम भी आ गया, आपकी कंपनी का नाम भी आ गया और आपके जो है वो बैंक का नाम भी आ गया। लोगों ने अखबार पढ़ते हैं, देखा, उन्होंने बोला चलो इनके साथ शुरू करते हैं बिज़नेस। इसके पीछे हुकूमत मौजूद है, ये बात रखिएगा जहन में कि इसकी बैक पर जो ज़मानत ली है वो हुकूमत पाकिस्तान ने ली है उस बंदे की। किस बिहाफ पर ली है उस बंदे की? कि उस बंदे के एसेट्स जो हैं, उसके जो असासा जात हैं, उसकी बिल्डिंग है, उसकी गाड़ी है, बंगला है, जो भी उसके एसेट्स हैं, उनकी वर्थ, उनकी वैल्यू के हिसाब से उस बंदे की जो है वो असासे जो हैं, एसेट्स जो हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो अपने पास गिरवी रखेगी। आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ, बहुत मुख्तसर करके। बहरहाल तो पब्लिक ने जो है आपके अकाउंट में पैसे जमा कराने शुरू कर दिए और आपके पास पैसे आ गए और इस तरह से आपने जो है वो कारोबार शुरू कर दिया। जिसने जितने पैसे जमा कराए थे उसके हिसाब से उसका सालाना मुनाफा उसको मिलता रहेगा। ये कंपनी या कॉरपोरेशन में होता है। कहीं भी आप पैसे लेके पब्लिक के भाग नहीं सकते क्योंकि बैक पर जो है वो हुकूमत मौजूद है। इसी तरह की 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनने जा रही थी, ठीक है। लंदन के, इंग्लैंड का आपको पता है कैपिटल सिटी जो है वो लंदन है। तो लंदन के मर्चेंट जो थे, कारोबारी हजरात जो थे कुछ बड़े बड़े, तो उन्होंने बोला एक कंपनी बनाते हैं हम, और कंपनी बना के हम जो है वो कहाँ बिज़नेस करेंगे? ईस्ट में, इंडीज़ में, सॉरी इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ में, ईस्ट इंडीज़ में। याद है ना वो इलाके मैंने आपको सारे बताए थे जहाँ स्पाइस आइलैंड है और इसके अलावा जो है मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मोल्यूकास कलेक्टिवली इनको कहा जाता है, मोल्यूका या मोल्यूकास या स्पाइस आइलैंड्स, ठीक है। ये सारा का सारा टुकड़ा है जहाँ पर फिलिपाइन भी है और श्रीलंका भी है और साथ ही में इंडिया भी लगता है। गुज़रते हुए, इंडिया के सामने से ही गुज़रते हुए आपको जाना पड़ता है। बहरहाल तो ये साथ साथ अब जो है वो मर्चेंट जो थे वो क्वीन एलिज़ाबेथ के पास गए, क्वीन एलिज़ाबेथ वन, ठीक है, ये उसका नाम था, उसके पास गए। और यहाँ तो अभी मैंने बताया आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत ने एक इदारा बनाया हुआ है, आप उसके पास गए। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कोई इदारा नहीं था, बल्कि आपको क्वीन के पास जाना पड़ता था। इंग्लैंड में बादशाहत थी, ये आपको पता होना चाहिए। बादशाहत के अंदर जो है वो, जिसको मोनार्क कहा जाता है, बादशाहत के अंदर बादशाह या मलका जो है वो उसके पास हुकूमत होती है। उसके बाद बादशाह मर जाता है तो उसकी बीवी आ जाती है, मलका बन जाती है, या उसकी बेटी आ जाती है, या उसका बेटा आ जाता है। ये सारा सिस्टम आपको पता है बादशाहत का। तो 1600 में भी जो है वो बादशाह था, ठीक है। पार्लियामेंट भी थी किसी हद तक। मैंने कहा ना आपको पॉलिटिक्स वगैरह और इन सब को भी समझना पड़ेगा, ये आपको आगे चल के फ़ायदा देगा। मैं नक्शा बना देता हूँ दुनिया का दोबारा। ये हमारे पास जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारे पास एशिया है और इसके साथ ये यूरोप है और उसके बाद ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर जो है वो एंटार्कटिका है। तो ये हमारे पास हो गया एशिया। एशिया के इसी साइड पर ये यहाँ पर ये आई बना दिया मैंने, ये इंडिया मौजूद है, ठीक है। और ये जो है अफ्रीका है और ये जो है वो यूरोप है, EU। और यहीं पे इसी यूरोप का ये जो है हिस्सा थोड़ा सा हट के ये इंग्लैंड कहलाता है। यहाँ पर इंग्लैंड भी है, यहाँ पर स्कॉटलैंड भी है, यहाँ पर वेल्स भी है और यहाँ पर आयरलैंड भी है। ये याद रहे, इंग्लैंड को पहले इंग्लैंड कहा जाता था। ये 4 मुल्क थे इस जगह पर जहाँ इंग्लैंड है, इसके साथ जो ऊपर स्कॉटलैंड है और इसके साथ जो है यहाँ पर वेल्स है और उसके साथ जो है वो आयरलैंड है। ये 4 बाद में ये मिल गए और उसके बाद इसको जो है वो इंग्लैंड को क्या कहा जाने लगा? यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम जिसको हम यूके कहते हैं, उसकी वजह यह है कि ये आपस में मिल चुके हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड। ठीक है, ये सारी बातें अब मैं लिख नहीं सकता, इसलिए सुन सुन के ही आप जो है वो नोट्स बनाते रहें। बहरहाल तो अभी सिर्फ बात जो हो रही है वो इंग्लैंड की हो रही है 1600 में, ये बात याद रखिएगा। अभी यूके नहीं बना, यूके बना था 1707 में। चलिए ये भी बता देता हूँ आपको, 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो मिल गए थे। बहरहाल तो यहाँ से ये 1600 में, उसके बाद यहाँ से ये शिप्स जो है वो आए हैं। ये जो टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर सारे आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, ये सब एशिया में ही आता है, ये बात मत भूलिएगा। तो यहीं पर जो है वो इंडोनेशिया भी है, यहीं पर मलेशिया भी है, यहीं पर फिलिपीन भी हैं, ये सारे के सारे जजीरे हैं। और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, और यहीं पे इन्हीं में कुछ जजीरे ऐसे हैं जिनको स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता है। देखें ये ईस्ट की तरफ है ना, तो इसको वो कहते थे क्या, इंडीज़, ईस्ट इंडीज़ ये हो गया। अच्छा इस साइड पे आ जाएं आप, यहाँ से तो आप यहाँ पर आ गए, ये ईस्ट इंडीज़ हो गया, ये क्या हो गया, ये वेस्ट इंडीज़ हो गया। जैसे जजीरे आपको यहाँ पर एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में ढेर जजीरे आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ये सब के सब, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सब के सब इसी टुकड़े के अंदर हैं। ये मैं कलेक्टिवली इसको इस तरह से बना रहा हूँ, ये सब आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। इन्हीं जगहों पे मोल्यूका या मोल्यूकास या फिर उनको स्पाइस आइलैंड्स कहते हैं, जहाँ पर ये क्या मिलता था, वो मिलता था स्पाइसेस, मसाले। तो ये ताजिर थे, यहाँ से यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ गए, इसको ईस्ट इंडीज़ का नाम दिया और इसको जो है वो वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया। ये साउथ अमेरिका के साथ ही बहुत सारे यहाँ पर भी जजीरे हैं। तो ये हो गया, एरोस बना दिया मैंने, और ये हो गया ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, कलेक्टिवली इन जगहों को जो है वो ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया करते थे। किस ज़माने में, 1600 में यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जमहूरियत नहीं आई इंग्लैंड के अंदर, याद रहे, डेमोक्रेसी नहीं आई। ठीक है, अभी यहाँ पर बादशाहत है, क्वीन एलिज़ाबेथ I, इसके पास ये मर्चेंट गए थे और उन्होंने जाके बोला कि हमें जो है वो ईस्ट इंडीज़ में तिजारत करनी है, तो हम कंपनी बनाना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दीजिए। ये काम हुआ था 1599 में, यानी कि एक साल पहले। तो ये पहला चक्कर जो इनका लगा था 1599 में लगा था, इंग्लैंड के उन मर्चेंट्स का, उन कारोबारी हजरात का। ठीक है, किसके पास, क्वीन के पास, क्वीन एलिज़ाबेथ I के पास, कि हमें आप कंपनी बनाने की इजाज़त दे दें। हुकूमत की इजाज़त के बगैर आप कंपनी या कॉरपोरेशन नहीं बना सकते। आप प्रोप्राइटरशिप, अपना बिजनेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी या कॉरपोरेशन अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें अवामुन नास को शामिल करना है, तो उसके लिए हुकूमत वक्त की इजाज़त ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, या उस ज़माने में 1600 में बादशाह या मलका हो, मोनार्की हो, बादशाहत हो, तो आपको बादशाह या मलका उसके पास रुजू करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है अपनी कंपनी खोल सकते हैं। बहरहाल ये पहला चक्कर इनका लगा 1599 में, बात नहीं बनी। फिर ये दोबारा गए अगले साल, फिर उन्होंने चक्कर लगाया, अब जो है इनको क्वीन ने जो है वो इजाज़त दे दी कि आप कंपनी बना लें। बहरहाल इन्होंने कंपनी बनाई, तो इस कंपनी का नाम जो है वो रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था। और स्टार्टिंग में इनको 15 साल का चार्टर दिया गया था। ठीक है, 15 साल तक आपको जो है वो लाइसेंस दिया जा रहा है मलका की तरफ से। बहरहाल 1600 शुरू हो गया। अब यहाँ से 1600 से ये जहाज़ यहाँ पर आने लगे 1600 से आगे साल बढ़ते गए, 1601 हुआ, 1602 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, और ये सिस्टम चलता रहा। ये यहाँ से यहाँ आते रहे और स्पाइस आइलैंड से मसाले ख़रीद कर वापस इंग्लैंड जाते रहे। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी यहाँ पर। ठीक है, और इसी आने जाने में प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ये 1600 का टाइम है। पिछली वीडियो के अंदर 1500 से मैंने आपको बताया था कौन सा मुल्क था जिसकी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन थी यहाँ पर, कौन सा मुल्क था, वो था पुर्तगाल। इसको मत भूलिएगा, पुर्तगाल। ठीक है, अगर मैं यूरोप का नक्शा बनाऊँ यहाँ पर, तो इस जगह पर ये सबसे पहले हमारे पास स्पेन आ जाता है और इसके साथ ये पुर्तगाल है। ये स्पेन और ये पुर्तगाल मैंने पी बना दिया यहाँ पर नेदरलैंड है। देखें, बड़ा झगड़ा चल रहा था इनके दरमियान, सिर्फ ये
ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंग्लैंड की थोड़ी थी कोई, ईस्ट इंडिया कंपनी भाई पुर्तगाल की भी थी, सॉरी नेदरलैंड्स की भी थी, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, पुर्तगाल की भी थी, स्पेन की भी थी। और इसके साथ यहाँ पर ये यूरोप का नक्शा जो छोटा सा नज़र आ रहा है ना आपको, ये यूरोप का नक्शा मैंने यहाँ बड़ा करके थोड़ा सा बना दिया है। तो ये स्पेन है, पुर्तगाल है, नेदरलैंड्स हैं, और ये इसके साथ ये जो है वो इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड के साथ ही ऊपर स्कॉटलैंड है, यहाँ पर वेल्स है और आयरलैंड भी है। बहरहाल तो ये यहाँ पर खिचड़ी पकी हुई है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कौन, पुर्तगाली भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो आए ही पुर्तगाल थे, पुर्तगाल और स्पेन एक साथ हैं। तो स्पेन और पुर्तगाल जो है ये आपस में एलॉय थे, एलाइस थे, दोस्त थे, इत्तेहाद था इनका, ठीक है। और सिर्फ ये जो है वो स्पेन और पुर्तगाल यहाँ पर आके सिर्फ स्पाइस आइलैंड, ये सब स्पाइसेस के चक्कर में आते थे, लेकिन सिर्फ स्पाइसेस के चक्कर में नहीं आए थे पुर्तगाली, जिसमें मैंने आपको वास्को डी गामा का बताया, जिसने 1498 में इंडिया का बहरी रास्ता तलाश किया था। इंडिया पहुंचने वाला पहला शख्स यूरोपियन, पहला यूरोपियन जो था वास्को डी गामा था, पुर्तगाली था, इंग्लिश नहीं था, ठीक है, पुर्तगाली था। तो बहरहाल 1498, 1500 और 1500-1600 के दरमियान 100 साल हैं पूरे के पूरे। इन नटशेल अगर बात करूँ इंतहाई मुख्तसर करके, कि यहाँ पर ये पुर्तगाल और स्पेन ने अपनी बहुत सारी सेटलमेंट्स यहाँ पर बना ली थी। छोटे छोटे बहुत सारे जजीरे थे जिन पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि ये सिर्फ अपने जहाज़ जब लेके आते थे तो जहाज़ लेके आ रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहाज़ लेके चल दिए और उसके ऊपर इन्होंने माल तिजारत रखा हुआ है कि भाई इंग्लैंड से ये माल ख़रीदा है तो चलो वहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया या इंडिया में जाके बेच देंगे और वहाँ का माल ख़रीद के यहाँ इंग्लैंड में लाके बेच देंगे, ऐसी सिर्फ बात नहीं थी, ठीक है। इस समंदरी रूट के ऊपर, ये जो रूट है पूरा का पूरा समंदरी इलाका, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का ये मैदान जंग बना हुआ था। अब मैदान जंग तो कह नहीं सकते, तो पानी है सारा का सारा। तो ये समंदर इसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ये है, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ये हमारे पास आर्कटिक ओशन है, 4 ओशन है सिर्फ। तो ये इंडियन ओशन के अंदर जो है ना ये बड़ी जंग चलती रही है 100 साल 200 साल तक। किन के दरमियान? यूरोपियंस आपस में ही लड़ते रहे। पुर्तगाल और स्पेन एक साइड पे थे और यहाँ पर ये इंग्लैंड, ये देखें पुर्तगाल और स्पेन, ये मैं यहाँ भी छोटा सा बना दिया, पुर्तगाल और स्पेन एक साइड पे थे और ये इंग्लैंड जो है ये इसके साथ यहाँ पर डेनमार्क है, ये दूसरी साइड पे थे। तो डेनमार्क भी इसके साथ शामिल हो गया था, ठीक है। इसके साथ इसी के ऊपर नेदरलैंड भी है और यहाँ पर इसके साथ ही आगे जर्मनी है, फिर फ्रांस आ जाता है साथ साथ इसी जगह पर। बहरहाल तो बताने का मकसद ये है कि 1600 से आगे ये लोग जा रहे थे जो है ना वो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है और स्पेन ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। तो ये सब लोग यहाँ पर जिसके पास जितनी ताकत है उसके हिसाब से यहाँ इन्होंने हल्ला बोला हुआ था। कहाँ पर? ईस्ट इंडीज़ में भी और वेस्ट इंडीज़ में भी। ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ 1492 में कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया था, 1492 में। तो 1498 में वास्को डी गामा जो है वो इंडिया पहुंचा था, इंडिया का बहरी रास्ता उसने तलाश किया था और यहीं से कोलंबस जो है वो आया था और उसने ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये 2 बर्रे आज़म जो दुनिया की नज़रों से ओझल थे, 1492 में ये कोलंबस ने डिस्कवर किए थे। लेकिन ये भी पता लगता है कि कोलंबस से भी पहले बहुत सी अक़वाम थी, बहुत से लोग थे जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, कोलंबस से पहले डिस्कवर इसको ऑलरेडी कर चुके थे। मुस्लिम्स जो हैं वो जाते रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा जापानी जो हैं, चाइनीज़ जो हैं, उनकी किताबों में ज़िक्र मिलता है इसका कि वो पहुंच चुके थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई, जिसका सिक्का दुनिया में चलता है उसकी बात भी मानी जाती है। तो बहरहाल यूरोपियंस कहते हैं कि पहले कोलंबस साहब ने अमेरिका डिस्कवर किया था तो माननी पड़ेगी, अभी दुनिया में हुकूमत ही यूरोपियंस की चल रही है, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, आगे चलते हैं। 1492 में अमेरिका डिस्कवर हुआ था और 1498 में वास्को डी गामा ने ये बहरी रास्ता तलाश कर लिया था। अब उससे आगे चलते हैं।
तो ये सिचुएशन थी, यहाँ पर जो जंगे वगैरह जो है ना वो चल रही थी बहुत ज़्यादा। इस वक्त 1600 के अंदर हुकूमत किसकी थी? मुग़लों की हुकूमत थी, ये भी आपको याद रखना है। 1526 में, 1526 में, और 1526 से पहली मुग़ल हुकूमत जो है यहाँ पर इंडिया में कायम हुई थी, किसकी? ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबर 1526 और 1530 बाबर का इंतकाल हो गया था। 1530 के बाद, ये साथ साथ नोट कर लें भाई, सब लिख नहीं सकता इसलिए सिर्फ डेट्स लिख रहा हूँ। 1526 से 1530 तक पहला मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, दूसरा 1530 से 1540 तक हुमायूं, बाबर का बेटा, वो दूसरा मुग़ल बादशाह बना, दूसरा मुग़ल बादशाह। अब डेट्स को आपने सामने रखना है इनके, 1600, 1500, ठीक है। यहाँ पर किसकी हुकूमत है इंडिया में? मुग़लों की। और कौन कौन से मुग़ल बादशाह? तो 1526 से 1530 तक पहला ज़हीरुद्दीन बाबर, 1530 से 1540 दूसरा जो है वो हुमायूं। लेकिन यहाँ पर शेर शाह सूरी, उसने इंडिया पर अटैक किया था और हुमायूं को हरा दिया था और इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ शेर शाह सूरी के लिए, 1555 तक 15 साल जो है वो सूरी डायनेस्टी यहाँ पर कायम रही थी। शेर शाह सूरी की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है 1540 में शेर शाह सूरी ने इंडिया को कैप्चर किया था, तो और 1545 5 साल शेर शाह सूरी ने हुकूमत की थी, 1545 तक। ठीक है, हुमायूं बेचारा इधर उधर दर बदर घूमता फिर रहा था, तो 1545 तक शेर शाह सूरी ने हुकूमत की। 1545 से 1555 तक जो है वो उसी के बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरह से 10 साल बाकी के शेर शाह सूरी के बेटों ने ही हुकूमत की। लेकिन यही होता है कि बाप के मरने के बाद बेटे आपस में लड़ते रहते हैं तो दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये 1545 से 1555 तक शेर शाह सूरी, इसके बेटे आपस में लड़ते रहे और लड़ते रहे। तो इस तरह जो है वो हुमायूं, जो कि ईरान पहुंच गया था, ये इंडिया के साथ ही आपको पता है यहाँ पर ईरान है, ईरान पहुंच गया था, ईरान पर्शिया पहुंच गया था। तो ईरान के बादशाह ने हेल्प की हुमायूं को, और हुमायूं जो है वो 15 साल बाद 1555 में दोबारा हुमायूं जो है वो उसने इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये टेन्योर 1555 से, लेकिन हुमायूं सिर्फ एक ही साल जिंदा रहा था, अगले साल बेचारे का इसका भी इंतकाल हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड है ये हुमायूं का है। तीसरा जो हमारे पास मुग़ल बादशाह हुमायूं के बाद आया था वो अकबर था, 1556 से 1605 तक, ये अकबर का टाइम पीरियड है। मतलब कहने का ये कि जिस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उस वक्त जो है वो किसकी हुकूमत थी इंडिया में? अकबर की हुकूमत थी। ठीक है, और अकबर के बाद 1605 से 1627 तक चौथा मुग़ल बादशाह आया था, जिसका नाम था, पहला हो गया बाबर, दूसरा हो गया हुमायूं, तीसरा अकबर हो गया, और चौथा जहांगीर। 1605 से 1627 तक जहांगीर की हुकूमत थी। ये बड़ा अहम टाइम पीरियड है 1605 से 1627 तक, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की थी, पुर्तगाल की, स्पेन की, फ्रांस की, नेदरलैंड की, स्वीडन की, स्विट्ज़रलैंड की और डेनमार्क की, ये मैंने 7-8 नाम आपको ले दिए। इन सब की ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर इंडिया में आ रही थी। हुकूमत किसकी थी उस ज़माने में? जहांगीर की। लेकिन ये 1600 की बात है, याद रहे। 1500 में 1500 में आना शुरू हो गए थे। 1500 में लोधी डायनेस्टी को टेक ओवर किया था 1526 में। किसने? मुग़ल डायनेस्टी ने, ज़हीरुद्दीन बाबर ने। बहरहाल लोधी डायनेस्टी, ज़हीरुद्दीन बाबर, और उसके बाद जो है वो हुमायूं, और उसके बाद जो है वो अकबर, और उसके बाद जो है वो जहांगीर। इस सारे टाइम पीरियड में आप मैच कर लीजिए। आप पुर्तगाली जो आए
1500 से 1600 तक पुर्तगालियों ने सारा यहाँ पर अपना होल्ड किया, समंदर में जो है जितने जजीरे थे उन पे कब्ज़ा किया, किसी की हिम्मत नहीं थी उनके ऊपर कोई अटैक करने की, ठीक है। और इवन ये कि उन्होंने पुर्तगालियों ने इंडिया के जो साहिली इलाके थे उन पे भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो इंडिया इतना बड़ा था उस वक्त के मुग़ल बादशाह जो उनको कोई ख़ास फ़िक्र भी नहीं होती थी इस चीज़ की कि चलो बाउंड्री से कोई जो है वो किसी ने कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी पोस्टें बनानी शुरू कर दी। जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा कि इस इंडिया के अंदर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई, ठीक है, आने के बाद, और किले भी बनाए जिसको फोर्ट कहते हैं। ये आपको बहुत अहम बात बता रहा हूँ, इसको जहन में रखें कि फैक्ट्री बनाने के बाद उन्होंने किले बनाए, ये बोल के कि हमारी ये फैक्ट्री है, इस पर जो है इसमें जो माल रखा हुआ है कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो इसलिए उसकी हिफाजत के लिए ये हम ये किले बना रहे हैं। पुर्तगालियों ने भी यही कहा मकामी इंडियंस को जो भी थे यहाँ पर, ठीक है, और मकामी बादशाह जो भी थे, चाहे वो जहांगीर है, चाहे वो अकबर है, ठीक है, अकबर और जहांगीर यही है मेन नाम, और उसके बाद शाहजहाँ आता है, इसके बाद अगला नाम जो आता है, चाहे वो शाहजहाँ है या चाहे वो औरंगज़ेब आलमगीर है, छठा मुग़ल बादशाह, इन सब को जो इन्होंने बातें बताई ना कि हम इंडिया में भाई ये हम जो है वो फैक्ट्री लगा रहे हैं अपने कारोबार के लिए, आपको भी इसका मुनाफा देंगे, और जो है हम कारोबार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम अब फैक्ट्री जो हम अपनी बना रहे हैं उसकी हिफाजत के लिए हमें किला बना रहे हैं, इसके इर्द गिर्द फोर्ट बना रहे हैं, FORT। इस बात को आपने जहन में रखना। ये बड़ी चालाकी से काम हो रहा था सारा का सारा, बहुत टेक्निक से। जब फैक्ट्री लगा दी तो उसके बाद उसके गिर्द किला भी बन गया। अब किले के अंदर क्या हो रहा है भाई, किसे पता, किसे पता। आजकल का, उस ज़माने की अगर बात करें, आजकल तो सोशल मीडिया है, सेकंडों में पता लग जाता है कि अंदर हो क्या रहा है। उस ज़माने में थोड़ी को पता था, ना बिजली थी ना गैस थी, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो बहरहाल ये इस तरह से इन्होंने किले भी बनाए और फिर उन किलों को बड़ा करते रहे, बड़ा करते रहे, बड़ा करते रहे। मकामी जो इंडियंस थे उन्होंने उनको हायर किया, और साथ साथ सारे फॉरेनर्स की बात बता रहा हूँ, जितने यूरोपियंस थे, जो अभी मैंने नाम लिए हैं, मैंने फ्रेंच का बताया, इंग्लैंड का बताया, पुर्तगाल का बताया, नेदरलैंड का बताया, इन सब का 7-8 नाम जो मैंने ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के लिए हैं, ये सब के सब कलेक्टिवली यही काम कर रहे थे। 1500 से 1600 तक, 1600 से आगे 1700 तक। ये अलग बात है कि 1500 से लेके 1600 तक ज़्यादातर होल्ड स्पेन का और पुर्तगाल का रहा। इन्होंने ही ज़्यादातर अपनी फैक्ट्रियां बनाई इंडिया के अंदर, इंडिया के साहिली इलाकों में, और ज़्यादातर अपनी जो है वो फोर्ट्स, किले बनाए। अब जब 1600 में ये जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है टाकरा किससे होगा, जो पहले से मौजूद है भाई। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये जो जहाज़ लेके निकलते थे यहाँ से, यूरोप से, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है, कि कोई से भी हो, कोई से भी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, किसी भी मुल्क की हो, वो ऐसे ही नहीं निकलते थे, एक जहाज़ लेके निकल गए, नहीं भाई, 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 जहाज़ों का बेड़ा होता था, पूरा का पूरा फ्लीट होता था। और उन सब के अंदर क्या होता था, उस सब के अंदर माल तिजारत भी होता था, इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारा बारूद होता था, तोपें लगी हुई होती थी, आर्मी होती थी, ये सब कुछ उनके साथ होता था। देखें, आर्मी भी है, तोपें भी हैं, सब कुछ भी है, क्योंकि इनकी आपस में जंगें चलती रहती थी, इसलिए इनको ज़रूरी था ये सब कुछ। इसके अलावा बहरी कज़ाक, जो पायरेट्स, समुद्री डाकू, लुटेरे जो होते थे, उनसे भी इनको हिफाजत करनी पड़ती थी। तो बहरहाल ये जो फोर्ट या किले बन रहे थे, जो पुर्तगाली बना रहे थे 1500 से 1600 तक, और उसके बाद 1600 से 1700 और ऑनवर्ड जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बना रही थी, तो उसका बुनियादी मकसद क्या था, फैक्ट्रियां बना रहे थे, वो किले बना रहे थे, उनको बड़ा कर रहे थे, उसमें अपनी आर्मी को एडजस्ट कर रहे थे, और बहुत सारा बारूद वो इकट्ठा कर रहे थे, जितने वेपन इकट्ठे कर सकते थे कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे ये सब करते करते वो पता है क्या कर रहे थे, एक तो आपस में लड़ रहे थे, पहले इनका टारगेट था कि आपस में एक दूसरे को हराया जाए। इसीलिए 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेनिश और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जो है वो
समंदर में भी बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी जंगें हुई, 100 साल लगभग इनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जंगें हुई, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई। याद रहे पहले पुर्तगाली और स्पेनिश लोग जो है वो आए थे। इंग्लैंड जो है वो 1600 में बाद में पहुंचा था यहाँ पर। तो इंग्लैंड जब आया तो उसने पुर्तगालियों को, स्पेनिश को, इन सबको, इनकी लड़ाइयाँ हुई। इंग्लैंड जीतता रहा, इनको यहाँ से निकाल बाहर किया इसने। आखिरी जो मौरका हुआ था जो 1600 से 1700 और 1800 के दरमियान चला, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला इनका टारगेट तो पुर्तगाल और स्पेन था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से पुर्तगाल और स्पेन को मार भगाया इंडिया से। अब जो दूसरा टारगेट इनके लिए ख़तरनाक था 17 और 1800 के दरमियान, वो फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे, वो बड़े पावरफुल थे। और ये 1700 और 1800 के दरमियान का ही टाइम पीरियड है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया था, फ्रांस में इनकलाब भी आया था। तो बहरहाल तो इंडिया के अंदर जो बड़ा पावरफुल इनका दुश्मन था 17 और 1800 के दरमियान, वो कौन था? वो थे फ्रांसीसी, फ्रेंच। बहरहाल फ्रांसीसी और फ्रेंच को भी इन्होंने हराया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। मुग़लों का साथ साथ बता रहा था आपको, यहाँ पर ज़हीरुद्दीन बाबर पहला हो गया, और उसके बाद ही हमारे पास दूसरा हुमायूं हो गया, तीसरा अकबर हो गया, चौथा जो है हमारे पास जहांगीर हो गया। जहांगीर इस टाइम पीरियड में, अब 1605 और 1627 इस टाइम पीरियड में इंडिया में किसकी, कौन सा मुग़ल बादशाह है? जहांगीर है। अब यहाँ पर इस बात को ज़रा समझिएगा टेक्निकली। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंग्लैंड से यहाँ तक तो पहुँच गए, पुर्तगालियों को हरा दिया, स्पेन वालों को भी हरा दिया, और इन्होंने इंडिया में अपने कदम जमा लिए। ठीक है, 1608, 1609 ये तारीखें मैं सारी अभी आपको और लिखवाऊंगा। इस टाइम पीरियड में जबकि जहांगीर की हुकूमत चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े थे उन्होंने सोचा कि हमें इस तरह तो हम यहाँ पर ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है। ठीक है, हमें बादशाह वक्त के दरबार तक रसाई हासिल करनी है किसी न किसी तरह, जहांगीर के दरबार तक। तो उन्होंने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया, अपना एक नुमाइंदा कहाँ भेजा? इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो बादशाह था, क्वीन एलिज़ाबेथ I जो है उसका इंतकाल हो गया था। जेम्स I जो है उसके बाद आया था, बादशाह बना था। जेम्स I, जेम्स II, जेम्स III। तो जेम्स I आई थिंक हो उस टाइम में था। बहरहाल क्वीन एलिज़ाबेथ नहीं थी, जेम्स था। कौन सा था वो अभी मैं बता दूंगा, डेट्स के साथ लिखवा दूंगा आपको। तो बादशाह को बोला कि बोलो भाई यहाँ पर ये जो इंग्लैंड है, ये इंडिया है, इंडिया में जो बादशाह है मुग़ल बादशाह जहांगीर, ये टाइम पीरियड है ना, जहांगीर, बोला जहांगीर के पास अपना सफ़ीर भेज दो। देखें अब सरकारी सतह पे बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किसको? अपने बादशाह को, अपने बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कह रहे हैं कि सफ़ीर भेजो, किसके पास? इंडिया। इंडिया में जो बादशाह है, कौन? मुग़ल बादशाह जहांगीर, उसके पास। और जहांगीर से ये रिक्वेस्ट करो कि ये मेरी कंपनी है, इसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर इसको तिजारत आप करने दें। और जब बादशाह आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे तो तोहफ़े साथ भेजते थे। तो इंग्लैंड के बादशाह ने जो है वो तोहफ़े भेजे जहांगीर के नाम, और साथ में किसके हाथ भेजे? अपने सफ़ीर के हाथ। ये सफ़ीर जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और तोहफ़े वगैरह दिए। ठीक है, और उसके बाद जहांगीर ने बोला ठीक है भाई मैं, और बाकायदा वो फरमान उन्होंने लिख के दिया कि ये ले जाओ अपने, जो है वो पहला जो सफ़ीर पहुंचा था ना इंग्लैंड से, उसका नाम था थॉमस रॉय। थॉमस रॉय ये वो शख्स था जो इंग्लैंड का सफ़ीर था, जो इंग्लैंड के बादशाह का सफ़ीर था, जो आया यहाँ पर इंडिया, और उसने जाके जो है वो जहांगीर से बात की। जहांगीर ने अप्रूवल दे दी। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको हुकूमत की तरफ से, जहांगीर की तरफ से भी इजाज़त मिल गई। तो इसके बाद इन्होंने बड़ी तेज़ी से जो है वो क्या किया, फैक्ट्रियाँ बनानी शुरू की और किले बनाने शुरू किए। क्या बोला कि हम तो भाई अपनी हिफाजत के लिए बना रहे हैं, और साथ साथ बीच में इन्होंने क्या किया, मकामी लोगों को भी भर्ती करना शुरू किया, कब्ज़े भी करना शुरू किए,
और अपने अपने किलों के अंदर हथियार, वेपन वगैरह ये भी सब इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लगभग 27 के करीब, 26 या 27, मैं भी पूरी डिटेल मेरे पास नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि इतनी फैक्ट्रियां वो बना चुके थे। कब तक? जब 1628 से 1628 से, ये बोर्ड को रब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं ना, नमी बहुत है हवा के अंदर, ठीक है। तो 1628 से अब कौन आया यहाँ पर? 1628 से 1656 तक पांचवा मुग़ल बादशाह जो है वो आया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था शाहजहां। ये शाहजहां वही साहब हैं जिन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम की यादगार के लिए, जो मोहब्बत की याद भी कहलाती है, ठीक है, जो आज भी दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो उसको कहा जाता है। सोलह सौ अट्ठावन तक किसकी हुकूमत रही थी? शाहजहां की हुकूमत रही थी। और 1658 से 1707 तक आ गए आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है ना रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, उसके अंदर किसका नाम है? औरंगज़ेब आलमगीर। तो 1658 से 1617 तक औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो बादशाह था, को शहंशाह था हिंदुस्तान का, ठीक है। जब तक, अब देखें इसको, आपको मुग़लों के सिस्टम को समझना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज़ों ने हुकूमत जो ली थी वो मुग़लों से ली थी, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। 1626 से 1630 तक ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके बाद हुमायूं दूसरा मुग़ल बादशाह, तीसरा मुग़ल बादशाह अकबर 1556 से लेके 1605 तक, चौथा मुग़ल बादशाह जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक, पांचवा मुग़ल बादशाह शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक, और छठा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707 तक। उसके बाद सातवां मुग़ल बादशाह आया, आठवां आया, नवां आया, 10वां आया, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, कोई लगभग 17 या 20 के करीब जो है वो मुग़ल बादशाह आए। लेकिन कितने कितने टाइम? कोई 4 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, इस तरह। क्यों? क्योंकि आपस में ही उनकी जंगें चल रही थी। जैसे शेर शाह सूरी का मैंने बताया ना, उसके मरने के बाद उसके बेटे आपस में लड़ रहे थे हुकूमत के लिए। तो यहाँ पर भी यही हुआ था। 1707 के बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर छठे मुग़ल बादशाह का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद कब तक? 1707 से, अब देखें 1707 से आगे सिस्टम चल रहा है। 1707 भूलिएगा नहीं, 1707 से 1800 भी हुआ, 1857, इस टाइम पीरियड के अंदर 1707 से लेके 1707 में कौन सा था? छठा मुग़ल बादशाह, सिक्स मुग़ल एम्पर, इसका इंतकाल हुआ था औरंगज़ेब आलमगीर का। और 1707 से लेके 1857 तक 16 मुग़ल बादशाह आए और चले गए। और आखिरी जो मुग़ल बादशाह था वो कौन सा था? बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह था, ठीक है भाई। तो ये साथ साथ ये भी नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ मैं आपको बता रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही थी। तो ये 1700 और 1800 के दरमियान ख़ास मुकाबले इसके किससे चल रहे थे? ये बात आपको पता होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़ास मुकाबले जो है वो किससे चल रहे थे? वो फ्रेंच जो हैं उनसे भी चल रहे थे, मकामी सिख, मराठा, जट्स जो थे उनसे भी चल रहे थे, और मुग़ल बादशाह से भी चल रहे थे, उनसे भी ये कर रहे थे मुकाबले। अब चलते हैं इस जगह की तरफ। पहले मैं आपको सारी मुग़ल बादशाहों की डिटेल दे दूं, आप ताकि अपने नोट्स में डाल लें, मैंने लिखी थी ये।
चलें भाई, ज़रा नोट्स बना लें आप, ख़ास चीज़ें। पहले मुग़ल बादशाहों की सारी जो है वो डिटेल देता हूँ आपको। मुग़ल्स, डेट्स के साथ नोट्स में डाल लें। सॉरी भाई, पेपर्स इतने सारे असल में जमा हो गए हैं ना, तो मुझे ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलें, मिल गए ये। ठीक है भाई, सबसे पहले तो बाबर था, आपको पता है ज़हीरुद्दीन बाबर, 1526 से 1530 तक। दूसरा मैंने आपको बताया हुमायूं, नोट्स में डाल लें आप। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से दो टाइम पीरियड है, 1540 और 1555 से 1556, ये टाइम पीरियड हुमायूं का हो गया। उसके बाद जहांगीर, सॉरी अकबर, उसके बाद आया अकबर। अकबर का टाइम पीरियड जो है वो 1556 से 1605, और उसके बाद जो है हमारे पास जहांगीर 1605 से 1628, 1627, और उसके बाद फिर शाहजहां 1628 से लेके 1658। ठीक है भाई। और उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर जिसको कहा जाता है, औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से लेके 1707 तक। उसके बाद नंबर 7 पे आए आज़म शाह, आज़म शाह 7वें मुग़ल बादशाह। ये 1707 से 1707 तक ही रहे। फरवरी 1707 से जो है वो जून 1707 से, सॉरी जून 1707 से लगता है थकन हो रही है भाई, फरवरी कर लीजिए। फिर सॉरी भाई, कितनी दफ़ा सॉरी बोलेंगे सर। फरवरी 1707 से जून 1707। उसके बाद बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 1, ये 1707 से 1712 तक रहे। 1707 से 1712 तक।
कोई कितने साल हुकूमत की, 5 साल हुकूमत कर ली। आप देखें ज़रा इनका टाइम पीरियड देखें, ये तो कुछ महीने ही सिर्फ हुकूमत कर पाए आज़म शाह साहब, ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह, इसके बाद ये जहांदार शाह है, इन्होंने 1 साल हुकूमत की सिर्फ। जहांदार शाह ये 1712 से 1713 तक, 1712 से 1713 तक, ठीक है भाई। 10वें मुग़ल बादशाह जो हैं फ़र्रुख़-सियार, मुग़लों के हुकूमत जो है, कैपिटल सिटी जो है वो चेंज होते रहे। आखिर में जो है वो कैपिटल सिटी जो मुग़लिया हुकूमत का था वो दिल्ली था, जिसको न्यू दिल्ली आज कहते हैं ना, तो वो दिल्ली था। दिल्ली की लोकेशन भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ़र्रुख़-सियार साहब जो है ना, ये इनकी हुकूमत का ये आलम था कि पूरे हिंदुस्तान में ये बेचारे सिर्फ दिल्ली तक ही रह गए थे, बाकी पूरा हिंदुस्तान जो था ना वो इनके हाथ से निकल गया था। 1713 से 1719 तक रही, 1713 से 1719 ये इनका टाइम पीरियड रहा। मोहम्मद शाह, 11वें नंबर पे रफ़ीउद्दरजात, ये 1719 में आए और 1719 में ही चले गए। रफ़ीउद्दरजात बहरहाल नोट्स में डाल लें, रफ़ीउद्दरजात फरवरी 1719 से लेके फरवरी 1719 से लेके जून 1719 तक, जून 1719 तक, जून 1719 तक। उसके बाद रफ़ीउद्दौला आए, 12वें मुग़ल बादशाह रफ़ीउद्दौला, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं रहे। 1719 से 1719 में इनकी कहानी तमाम हो गई। रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला 1719 से सितंबर 1719, सितंबर 1719, जून 1719 में ये आए थे, ठीक है भाई। जून में वो गए थे और जून में ये आ गए रफ़ीउद्दौला। और उसके बाद मोहम्मद शाह, इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, 1719 से 1748 तक। उसके बाद अहमद शाह बहादुर, 14वें मुग़ल बादशाह, अहमद शाह बहादुर 48 से लेके 54 तक, 1748 से लेके 1754 तक। 15वें मुग़ल बादशाह आलमगीर दो, ये आलमगीर दो के टाइम की भी बात बताऊंगा कि इस वक्त बंगाल में जो है ना, बंगाल में इनके टाइम पीरियड में, आलमगीर दो साहब के टाइम पीरियड में पहला कब्ज़ा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वो बंगाल में किया था, ठीक है। और वहाँ जो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, जो किला बनाया था, फोर्ट बनाया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम, और उसका पहला गवर्नर जनरल उन्होंने फोर्ट विलियम का बनाया था। 1757 की जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देने के बाद। बहरहाल ये तफसील आगे बताऊँगा। आलमगीर टू आ गए ये, इनको आलमगीर टू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आलमगीर वन वही है 1707 वाले, ठीक है।
इनका टाइम पीरियड 3 साल तक ही रहा, 1754 से 1759 तक। 16 नंबर के जो आए शाहजहाँ थ्री, शाहजहाँ थ्री, शाहजहाँ थ्री, ये मुग़ल बादशाह है। 1759 से 1760 तक, एक साल ही रहे सिर्फ, 1759 से 1760 तक। सिक्सटीन और 17 पे आ जाएं। शाह आलम टू, शाह आलम टू, ये 1760 से 1788 तक रहे, 1760 से 1788 तक। 18वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ फोर, शाहजहाँ फोर, 88 से 90 तक, 1788 से 1790 तक। उसके बाद 19वें मुग़ल बादशाह अकबर टू, अकबर टू, ये 1806 से 1835 तक रहे। 1806 से 1835। अब आप सोच रहे होंगे 1790 डायरेक्ट 1806, तो 1790 10 साल, और ये 16 साल होता क्या रहा? कुछ भी नहीं होता रहा भाई। ऐसा भी टाइम आया मुग़ल बादशाह थे ही नहीं 16 साल तक, ठीक है। तो दोबारा इनको फिर बादशाह बनाया गया अकबर टू को 1806 में, और 1835 तक इन्होंने हुकूमत की, 1835। उसके बाद आखिरी मुग़ल बादशाह जो बने बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र टू। बहादुर शाह ज़फ़र पहले भी आ चुके हैं, ये बहादुर शाह ज़फ़र दूसरे हैं, ठीक है। 1837 से और 1858 तक मुग़लिया हुकूमत का मुकम्मल चिराग जो है वो बुझ चुका था 1858 में। वजह क्या थी उसकी? उसकी वजह यही थी कि उसके बाद मुकम्मल हुकूमत जो है वो इंडिया की 1600 से 1700, 1800, 1858, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में पहुंची। 1600 से 1700, 1800 और 1857, 1857 तक, 1858 तक कंप्लीट टेक ओवर, मुकम्मल कब्ज़ा यहाँ तक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 3 जो है वो हो चुका। पार्ट 4 के अंदर हम मज़ीद डिटेल देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।